हाँ भाई, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग अगेन। सर मुझे एक चीज जनरल क्वेश्चन था मेरे से कोई। बेशक बताओ। सर आज या कल आप सर एक रिवीजन क्लास रख लेना सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब आधे एक घंटे की एटॉमिक सिंपल स्ट्रक्चर की रिवीजन रखना है? होगी। हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर और मतलब वो आईपीएसी। एटॉमिक स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी की आधे घंटे की रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कब रखना है बताओ। सर वो आप बता दीजिए, कल या आज का जब फ्री हो। आज तो फिर मतलब फिर रात में हो पाएगा? नहीं तो सर कल। कल रख लीजिए सुबह। कल सुबह स्कूल तो नहीं, तुम्हारा सैटरडे है ना? हाँ नहीं है मेरा। किसी का स्कूल नहीं है सुबह? नहीं है सर। तो सुबह सर कर मेरा लेते हैं है। ना। तुम्हारा है तो शाम को कर लेते हमारी हैं। टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेंगी इसलिए, बट वो यस मॉर्निंग सर। में ही लेंगी 9 to 10 समथिंग, तो आप 11 या 12 तक कर लें तो भी चलेगा। यस सर अच्छा अच्छा, 11 मतलब का रख लीजिए। स्कूल का एंगेजमेंट नहीं है, मतलब दूसरे टीचर क्लास ले रहे हैं आपकी कोचिंग वाले, ऐसा कह रहे हो ना? नो नो सर, मेरी स्कूल की टीचर एक्स्ट्रा क्लास लेंगी, यूजुअली सैटरडे को मेरी होती नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझा मैं। सर शाम को मैच है। अरे आयुष यार, अभी मैच वाला कंसर्न तो अपन एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ, मैच का मैं भी बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ तुम्हारी वो उम्र तो में भी, 7:30 और से है ना। अभी भी हूँ। लेकिन अभी मैच को अपन यहाँ पे उसको अपन कंसिडरेशन में नहीं ले पाएंगे। बाकी या तो आज रात को कर लो अगर कंफर्टेबल हो तो। आधे घंटे की अगर क्लास यस लेना है तो सर। 10:30 पे आ जाओ, 10:30 या 11 पे आधे घंटे में निपटा देंगे, क्या दिक्कत है? यस सर आ जाएंगे, आज भी चल जाएगा। बाकी सर लोग एक डाउट था। कंफर्टेबल बाकी लोग कंफर्टेबल हैं अगर, तो मेरे को बता देना, ग्रुप पे बता देना आराम से सोच के, है ना? आज रात को भी अपन कर सकते हैं 10:30 11 के अराउंड, आधे घंटे के लिए। नहीं तो अपन कल भी सुबह या दोपहर में कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है। तो कौन से बैच के लिए? अभी जो 20 तारीख को टेस्ट हो रहा है ना, उसके लिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी वगैरह ये अपन रिवाइज कर लेंगे एक बार। ओके सर, फिर जब भी पूछ लूंगा सर डाउट। हाँ हाँ, जब भी पूछ लेना, है ना? तो अभी पीरियोडिक टेबल पढ़ना चालू करते हैं। यस सर। कल का पढ़ लिया था, समझ में आ गया था सबको? यस। ठीक है। कुछ लिखा ही नहीं था, आज लिखेंगे क्या? नहीं अभी फिलहाल तो जरूरत नहीं है। कल कहाँ पे थे, ये इतना पोर्शन अपन ने देख लिया था, है ना? यस सर। तो अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना? किसी एलिमेंट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल विच रिसीव्स द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, है ना? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आएगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, राइट? कल इसके अपन ने एग्जांपल्स भी देखे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। दिग्विजय क्या यस सर। पूछ रहा है कि सर जेबी बैच का तो टेस्ट नहीं है ना? नहीं, जेबी वालों का नहीं है, J3 वालों का है ना? तो जेबी वालों के लिए ऑप्शनल है, आप लोग चाहो तो आ सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी आ सकते, ठीक है? अपनी श्रद्धा के हिसाब से देख लेना। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आता है, जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, उसी सबशेल उसी ब्लॉक में वो एटम बिलोंग करता है। जैसे जैसे ये यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन्हीं को देख लेते हैं हम, है ना? जैसे व्हेन शेल्स अप टू n-1 आर कंप्लीटली फिल्ड एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द s ऑर्बिटल। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, s ऑर्बिटल में एंटर करे, मतलब वो एटम जो है वो s ब्लॉक में जाएगा। जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में, p सबशेल में एंटर करे, तो एटम p ब्लॉक में जाएगा। जब d में एंटर करे तो d ब्लॉक में जाएगा, है ना? हाँ सर। तो ये तो खैर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने उसी बात को बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। तो ये तो इसका तो सिंपल सा ऐसा है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि एटम कौन से यस सर। ब्लॉक को बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि सर डी पोटेशियम। ब्लॉक का बता दीजिए। तीनों का बता देता हूँ मैं, एसपीडी का। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। ऑफ बोज रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है ना? 3s2 3p6 4s1। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सबशेल में जा रहा है, तो पोटेशियम इज एन एटम विच बिलोंग्स टू s ब्लॉक, राइट? यस सर। फिर इसी तरह से कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लेते हैं हम, जैसे कि क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, है ना? तो
यहाँ तक तो 18 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज हो जाएंगे 3p6 तक, है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ टिल 3p6 फ्रॉम द स्टार्टिंग, है ना। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर 3p6 के बाद ऑफ बॉज रूल के हिसाब से 4s2, है ना, 20। 4s के बाद क्या बढ़ता है 3d, तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4, 24 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, है ना। लास्ट 4s 1 होता इलेक्ट्रॉन, है। एक सेकेंड, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा है, तो ये जो एटम है ये डी ब्लॉक में बिलोंग करेगा। हाँ अब बोलो चंद्रमान। स्टेबल हो जाएगा ना। 4s 1 और 3d 5 होता है। हाँ ये Exception होता थोड़ा है। सा मैंने गलत लिख दिया, ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 4s1 3d 5, है ना। शाबाश। तो सर अगेन वो हर में होगा ना जिसमें ऐसा होगा? हर में मतलब कैसे? हर एटम में होगा ना ऐसे स्टेबल बनाने के लिए। हाँ मतलब ये हाफ फील्ड बोल रहे हो ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाँ क्रोमियम yes, और sir. कॉपर में 2 में होता है डी ब्लॉक में, है ना, याद कर रखा है अपन ने, क्रोमियम और कॉपर में होता है। ठीक है, समझे संकेत? यस सर। ठीक है, तो सबको ये बात समझ में आ गई ना। ऐसे ही आप पी ब्लॉक के लिए भी देख सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कार्बन का एग्जांपल ले लें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा है, मतलब कॉपर जो है वो कौन से ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में, राइट। तो इस तरह से हम ऑफ बॉज रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे और देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है और उसी पर्टिकुलर ब्लॉक में वो एटम बिलोंग करेगा, है ना। कंक्लूजन ये है। yes, sir. तो इसको तो आप सिंपल इस बात से याद रख सकते हो जो पहली लाइन में लिखा हुआ है, एलिमेंट कहाँ पे क्लासिफाई होगा या किस ब्लॉक सर में बिलोंग आपकी करेगा। थोड़ी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, एक बार एग्जिट करके दोबारा एंटर करके देखो। तो ठीक है, एक दो बार देख लो फिर बताना। तो इस लाइन से आप लोग याद कर रख सकते हो, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल व्हिच रिसीव द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन से याद रखना सिंपल वर्ड्स में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे एंटर करेगा, जिस ऑर्बिटल में एलिमेंट उसी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, ठीक है। सर डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब वही डिफरेंशिएट कर रहा है कि, मतलब वो ये डिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डिसाइड करता है कि एटम कौन से ब्लॉक में लाई करेगा, उस सेंस में इसको डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोला गया है, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में चला जाएगा तो एटम एस ब्लॉक में पहुंच जाएगा, वो अगर पी में चला जाएगा तो एटम पी ब्लॉक में पहुंच जाएगा। तो एटम की पोजीशन कहाँ पे होगी उसको डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, दैट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड बाय द लास्ट इलेक्ट्रॉन, उस सेंस में उसे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहा गया है, ठीक है। यस सर। बाकी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, उसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो। सिंपल वर्ड्स में इन 2 वर्ड से लास्ट इलेक्ट्रॉन से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी और हम आगे देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, इन सब के आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए, राइट। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, एक बेसिक सिंपल सी बात यह है कि जिस ब्लॉक में एटम आ रहा है, ये वाला सबशेल तो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, है ना, तभी लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। देखो व्हेन हो भी शेल्स, सकता है ना। यस सर। हाँ मतलब हो भी सकता है। When shells up to n-1 are completely filled and the last electron enters the s orbital, ठीक है। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ रहा है तो इसको फिर अपन s ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इनर्ट गैस ns122। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? सर इनर्ट गैस क्यों लिखा है? इनर्ट गैस इसलिए लिखा है क्योंकि, एक मिनट को मैं बताता हूँ। जैसे ये पोटेशियम है, जैसे ये पोटेशियम का हम कंसीडर कर रहे थे, तो ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पोटेशियम से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आती है बताओ? आर्गन, आर्गन। है ना। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा, राइट। यस सर। तो कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है कि किसी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि एक इनर्ट गैस
उसके आगे फिर जो वैलेंसी शेल है वो, है ना। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 4s1। ये एक्चुअली इसलिए लिखा जाता है ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए, है ना। आप इतना बड़ा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ठीक है, उससे अच्छा आप नोबल गैस का लिख दो और उसके आगे जो जितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं उनको इंडिकेट कर दो। सर ठीक डाउट है, था हाँ बताओ। सर, जैसे फॉर्मेट क्या तो इनर्ट गैस फिर NS(n-1) था ना? हाँ वो मैं बता रहा हूँ, फॉर्मेट ये था जो वहां पे लिखा हुआ है थ्योरी में, इनर्ट गैस, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मेट ये है, इनर्ट गैस इस तरह से ब्रैकेट में NS122, ठीक है। तो इनर्ट गैस का एक कोई तो ये एस ब्लॉक का अगर कोई एटम है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से दिखेगा, जिसमें एक तो इनर्ट गैस आएगी, जैसे यहाँ पे आर्गन आ रहा है, उसके बाद जो लास्ट ऑर्बिट है वो इस फॉर्मेट में आपको दिखेगा NS, है ना। तो N जैसे पोटेशियम के लिए N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या आउटर मोस्ट के ऑर्बिट क्या है, 4, 4। है ना। तो 4s, और जो ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम ऊपर इंडिकेट करते हैं पावर में, वो या तो 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि s सब शेल में केवल 1 अच्छा, या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है यस। ना। तो अगर एटम s ब्लॉक में आ रहा है तो उसके s सब शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, इसलिए इसको इस फॉर्मेट में लिखा है 1 2 2, मतलब 1 से 2 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सर एक और डाउट था, हाँ बताओ। जो सेकंड ग्रुप वाले होंगे उनके लिए क्या होगा? सेकंड ग्रुप वाले के लिए NS2 होगा, फर्स्ट ग्रुप वाले के लिए NS1 होगा, अच्छा, हाँ यस सर, ठीक है है। ना। सर ये एक जो डाउट है। डिटेल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे वो अपन एस ब्लॉक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो अभी इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, है ना, क्योंकि वो डिस्कशन फिलहाल के लिए थोड़ा सा अननेसेसरी हो जाएगा। पूछो चंद्रमान, क्या पूछ रहे हो तुम। सर हाइड्रोजन के लिए नहीं कह सकते ना इनर्ट गैस वाला? नहीं, हाइड्रोजन के लिए नहीं कह सकते क्योंकि वो तो पहला ही एटम है, तो उसके लिए इनर्ट गैस कोई है ही नहीं उसके सामने, है ना। यस सर। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा एक बेसिक लेवल पे, ठीक है। अब इसी तरह से देखो, एस एस सब शेल में, ध्यान से सुनना, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ऐसे 1 2 2 लिखा हुआ है। फिर पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। पी सब शेल में 3 डब्बे होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसमें ऐसे लिखा हुआ है NP126, है ना। इनर्ट गैस NS2 NP126, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो सर नहीं है, पर वो जैसे उसके हाँ बोलो। एग्जांपल बता दीजिए। हाँ वही एग्जाम्पल पे अपन आ रहे थे, जैसे यहाँ पे अपन ने ये कार्बन लिख रखा है, राइट। कार्बन, ये देखो यहाँ पे आपको कार्बन दिख रहा है, तो यस। ये है नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस है ये, हीलियम, हीलियम। है ना। तो इसको तो अपन हीलियम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर He लिख दो, हीलियम, हीलियम NS2 NP, 1 से लेकर 6 के बीच में कोई वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2। तो ये भी इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी ब्लॉक के एटम को, राइट। इनर्ट गैस NS2 NP, फिर 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन्स उस पी सब शेल में हो सकते हैं। कोई डाउट इसमें, इसको समझने में नहीं सर। सिंपल है ना, सिंपल सिंपल बातें सर हैं। हाँ इनर्ट बताओ। गैस यूज करना जरूरी है? इनर्ट गैस यूज करने से मत, कन्वीनियंस हो जाता है, मतलब यूज करना जरूरी तो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब सर, कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो दोनों फॉर्मेट में से, पूरा भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ गया तो तुमको समझ में तो आना चाहिए ना कि वो क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन में अगर ये छपा हुआ आ गया ब्रैकेट में आर्गन 4s1, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है, ठीक है। तो यस। इसलिए ये लिखने का एक तरीका है, और क्वेश्चन क्योंकि कभी कभार इस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि इस सिंबल या इस तरह से रिप्रेजेंट करने का सेंस क्या है, यस। ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का। फिर डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन देखो, डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होता है, इनर्ट गैस N-1D1210 NS122, ठीक है। इसको
भी अपन एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लेते हैं। ये सब आप लोग खुद भी लिख सकते हो लॉजिकली, है ना, इसमें ऐसा कुछ रटने वाली बात नहीं है। यस सर। तो जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने, है ना, ये डी ब्लॉक का है ना, एग्जांपल से समझ लो, जैसे क्रोमियम एक डी ब्लॉक का एटम है, तो इनर्ट गैस, तो इतना जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नहीं, ये इनर्ट गैस का नहीं है। 3s2 3p6, 3s2 3p6 ये कहाँ पहुंच जाएंगे अपन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हाँ आर्गन इनर्ट गैस, सही बात है, ये तो इनर्ट गैस का है यहाँ तक, आर्गन, यस सर। है ना। तो इतना तो हो गया आर्गन का, इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पे, इतना तो हो गया आर्गन का। फिर ये देखो उसके बाद 4s1 और 3d5, तो जैसे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है? 4, क्योंकि 4th ही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसमें, है ना, तो n यस की सर। वैल्यू 4 होगी। तो ये देखो इसको इसको थोड़ा सा अपन सही से लिख लेते हैं, पावर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। ये लिखा हुआ है n-1 d 1 to 10, ध्यान से देखना, ns 1 to 2, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये क्रोमियम है, क्रोमियम एक डी ब्लॉक का एटम है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे s जो है वो हाफ फिल्ड हो रहा है, तो इसीलिए इसका यस जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वहां वहां पे s ऑर्बिटल जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में हाफ फिल्ड भी होता है, और नॉर्मली फुल फिल्ड तो होता ही है। ये तो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था, यस सर। है ना। तो एक डाउट है। हाँ, एक मिनट में अपना एक्सप्लेनेशन खत्म कर लूं। तो इसलिए यहाँ पर ns के ऊपर ये 1 to 2 लिखा हुआ है ना, 1 to 2 इसलिए कि क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड भी होगा जब आप डी ब्लॉक एटम को कंसीडर करोगे तब, तो इसलिए यहाँ पे 1 to 2 लिखा हुआ है ना। और n मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब सबसे बाहर वाला क्वांटम नंबर, ठीक है, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट। तो जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो 3 मतलब क्या हो जाएगा? n-1, तो ये देखो n-1 d और 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जो d है उसमें 1 से 10 के बीच में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इस तरह का इसको बाद में इलेक्ट्रॉन। क्यों लिखा? बाद में मतलब किसको? एस वाले NS 1 to 2 वाले को। तुम पहले भी लिख सकते हो, यस कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। आप लोग पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सर, लेकिन फिल ऑफ बॉस ही करने हैं। हाँ, फिल तो ऑफ बॉ से ही करना है, ये दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना हमेशा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑफ बॉ रूल से होती है और इलेक्ट्रॉन रिमूवल नॉर्मली होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिमूवल में ऑफ बॉज रूल नहीं फॉलो होता, ये बात याद है ना। यस सर। यस। ठीक है, तो बस ये दो बातें याद रखना, बाकी आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन तो फिर कैसे भी लिख सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन से अपन को समझ में तो आ जाता है कि भाई फिलिंग कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि उसके रूल्स डिसाइडेड है। तो आप इनको आगे पीछे भी लिख दोगे तो भी ऐसा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये कहानी है डी ब्लॉक के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और अब हम आगे देखते हैं, तो इन फॉर्मूलेस को रटने की जरूरत नहीं है ना। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कोई एग्जांपल याद कर लेना और उसके रेफरेंस से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, राइट। रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना ये? नो सर। ठीक है। बाकी ये जो डिटेलिंग दी हुई है इसको अभी जरूरत नहीं है पढ़ने की। 3D 4D 5D सब में 10-10 एलिमेंट होते हैं, ये सब ऑब्वियस बात है, इनको डिटेल में अपन डी ब्लॉक में वैसे भी देखेंगे, तो इस चैप्टर में इस इंफॉर्मेशन का कुछ ज्यादा काम आने वाला है नहीं, है ना। अभी बस आप एक ऊपर ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो बस। तो जैसे ये है एफ ब्लॉक का, है ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप देखो एफ ब्लॉक का जो है, एक एग्जांपल से देखते हैं। एफ ब्लॉक जो है वो लेंथेनम से स्टार्ट होता है ना। यस सर। ऊपर लेंथेनम से, नीचे एक्टिनियम से। तो देखो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो, इसमें इन्होंने n-1 2, इन्होंने वो नहीं लिखा नोबल गैस, है ना। इसका जो जनरल यस इलेक्ट्रॉनिक सर। कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे होगा, इनर्ट गैस
है ना, इनर्ट गैस के बाद N-2 F 1 से 14, क्योंकि F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये बात आई होप याद होगी आप लोगों को, है ना। यस N-1 D 0 to 1 और NS2, ठीक है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ कैसे। इसके लिए हम कोई एटम को कंसीडर करते हैं, जैसे ये, है ना, ये जैसे आपको नीचे F ब्लॉक दिख रहा है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स F ब्लॉक एलिमेंट। यस तो ये जो पहला F ब्लॉक एलिमेंट है सीरियम, है ना, CE, दिख रहा है ना सबको? यस यस सर हाँ, तो ध्यान से सुनना, ये देखो ये जो सीरियम है, सीरियम का ध्यान देना, एटॉमिक नंबर 58 है, इसका मतलब ये 57 के बगल में आ रहा होगा, ठीक है। ये देखो हाँ यहाँ पे 57 है, यहाँ पे 72 है, इसका मतलब जो बीच के 14 एटम्स थे उनको उठा के यहाँ पे नीचे रख दिया, राइट। तो आप अपन स्टडी कैसे करते हैं, 56 मतलब बैरियम आएगा, फिर लेंथेनम आएगा, लेंथेनम के बाद फिर अपन नीचे जाएंगे, सीरियम आएगा, फिर यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे कहाँ तक, लुटेटियम तक 71, फिर अपन वापस आ जाएंगे जहां पे अपन ने बीच में पीरियोडिक टेबल को ब्रेक किया था, हैफनियम 72, ठीक है। तो ये देखो ये तो F ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो। देखो ये जो पीरियड है ना, 57, 56, 55, 55 पे ध्यान दो, सीजियम, सीजियम कौन से पीरियड में आ रहा है? सिक्स्थ सीजियम जो है वो 6th पीरियड में आ रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6, सीजियम 6th पीरियड में आ रहा है, और सीजियम जो है वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये इसका मतलब 6s में इलेक्ट्रॉन होगा, सही है। यस सर तो Yes. ये इसका मतलब ये होगा 6s1, तो ये होगा 6s2, राइट। हाँ अब Yes. देखो बैरियम के बाद अपन आ गए लेंथेनम में, है ना। तो लेंथेनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? D ब्लॉक का। यस Yes. सर तो 6s2 के बाद अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? D में, D1, राइट, यस है ना। और अपन ने ये भी कल ये बात अपन ने नोटिस की थी कि सेम पीरियड में जो D है वो S से 1 यूनिट पीछे चलता है, राइट। मतलब अगर ये 4s होगा तो ये 3D होगा, यस सर ये बात याद है ना, कल अपन ने डिस्कस किया था। यस सर तो सर अगर अभी ये कितने डिस्कस किया? क्या कह रहे हो? सर अभी वो डिस्कस किया था ना वो हाँ, अभी अपन ने दोबारा भी N-1D. ऊपर डिस्कस किया था, N-1D और NS, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर एप्लीकेबल है कि अगर ये बैरियम 6s में जा रहा है ना, तो लेंथेनम कौन सी D में जाएगा? 5D में, राइट। एग्री करते हो ना इस बात से? यस सर यस सर तो देखो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। जो हम 6th पीरियड की बात कर रहे हैं उसका कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि पहले आपको दिखता है सीजियम, फिर आपको दिखता है बैरियम, फिर आपको दिखता है लेंथेनम, है ना। और लेंथेनम के बाद आपको दिखता है क्या? सीरियम। तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57, और फिर आपको दिखता है सीरियम, है ना। सीरियम ऑफ कोर्स अलग से दिखेगा, 57, 58, 56, 55, ये जो एटम्स हैं ये मैंने पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट उठाए हैं एज इट इज, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर अब देखो अपना जो मेन फोकस है वो इस पे है ना। हमको ये बात तो हमने पीरियोडिक टेबल में देख ली कि ये जो एटम है ये F ब्लॉक में पहले एटम के तौर पे इंडिकेट किया गया है ना। हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है, ठीक है। तो यस सर देखो अब बात ये है कि भाई ये तो होगा 6s1 सीजियम, है ना, क्योंकि 6th पीरियड में आ रहा है तो 6s1 में होगा ये। यस फिर ये सर होगा 6s2, ठीक है। हाँ इसके बाद लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s2 5d1, क्योंकि लेंथेनम D ब्लॉक में आ रहा है और D ब्लॉक के पहले ग्रुप में आ रहा है, तो D1 होना यस चाहिए सर इसका। यस सर और Yes. क्योंकि जो D ब्लॉक का एटम है वो S से उसका नंबर 1 यूनिट पीछे चलता है, तो S का अगर आपने 6 लिखा है तो D के सामने आएगा 5 सेम पीरियड में, यस सर हाँ
है ना। इसको आप याद रख सकते हो, और अगर आपको याद रखना पसंद नहीं है तो आप ऑफ बॉज रूल से भी डिड्यूस कर सकते हो, है ना। ऑफ बॉज रूल का जो एक पोर्शन है 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, है ना, 6s 6p 6d। तो जब आप वही एरोज बनाओगे तो देखो 6s के बाद क्या भरेगा? सर एरो शायद गलत बने हैं। अरे ये है ये, नहीं एरो तो सही बने, एरो तो इसलिए सही बने ना क्योंकि मैंने हाँ एक के नीचे एक को लिखा है, तो डायगनली तो ऐसे ही बनेगा। हाँ हाँ। ठीक है, तो यस ध्यान फोर ध्यान एफ देना, पहले 6s भरेगा, उसके बाद कौन भरेगा? फोर 4f, और फिर 5d, फिर 6p, राइट। तो देखो आपने ये भरा 6s, मैं यहाँ पे नंबर्स इंडिकेट कर देता हूँ ना। आपने ये भरा 6s, 6s भर गया पहले नंबर पे, ठीक है। फिर जैसे ही 6s खत्म हुआ तो आप आओगे 4f पे, फिर आप आओगे 5d पे, है ना। तो 4f भरेगा सेकेंड नंबर पे, और फिर 5d भरेगा थर्ड नंबर पे, राइट। अब यहाँ पे खैर थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, तो उसको अपन डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए बस आप याद रख लो, ठीक है, कि देखो आपका जैसे ही बैरियम पे 6s पूरा भर गया, राइट, ध्यान से सुनते जाना। बैरियम पे आपका 6s पूरा भर गया, 6s2, तो ये 6s खत्म हो गया, ठीक है। यस अब आप अगला जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वैसे तो 4f में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपन 5d में भर देते हैं, राइट। मतलब ये यहाँ पे एक्सेप्शन यस है ना। इसको आप सर अभी ऐसा मत करते लिखना, क्यों है? एक मिनट में बताता हूँ। इसको एक्सेप्शन को अभी यहाँ पे मत लिखना क्योंकि यहाँ पे उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जब अपन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उस टाइम पे अपन डिटेल में लिख लेंगे, ठीक है। अब ऐसा यस करते क्यों है यार? ये एक्सेप्शन जो है ये इन्होंने कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए बनाया है। जैसे अगर आप शीट में देखोगे तो ये जो एटम है ना, मतलब लेंथेनम के बाद इन्होंने सीरियम में मतलब एफ ब्लॉक में भरना चालू किया है, ठीक है। तो ये जो है यार, इसका ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों भरा जाता है। एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इन्होंने बना दिया यार, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। सर तो फिर उसी से स्टार्ट कर दो, यहाँ से ही रहता है इनर ट्रांजिशन, मतलब एफ ब्लॉक मतलब तुम ये कह रहे हो लेंथेनम। कि ये सीरियम को यहाँ 57 नंबर पे रखना था, चाहिए था ऐसा? नहीं सर, लेंथेनम से स्टार्ट करना चाहिए था एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तुम कह रहे हो लेंथेनम से स्टार्ट करना चाहिए? नहीं देखो, बात एक्चुअली लेंथेनम की नहीं होती, बात एक्चुअली एटॉमिक नंबर की होती है ना। वो तो अपन ने नाम यस असाइन किया है कि भाई जो 57 एटॉमिक नंबर वाला एटम है उसको हमने लेंथेनम बोल दिया। अपना मेन कंसर्न एक्चुअली एटॉमिक नंबर से, राइट। तो तुम्हारा ऐसा यस कहना है डाउट कि सर। जो एफ ब्लॉक का एटम है वो 57 से स्टार्ट होना चाहिए था, ऐसा? यस सर। यार वो इन्होंने मतलब ऐसे ही बनाया है तो अपन को ऐसे ही याद रखना है, इसका ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों किया यस गया था, सर। ठीक है। तो इसको याद ही रख लो तो ज्यादा बेटर है ना, एक्सेप्शन के तौर पे। जो समझने वाला पॉइंट है देखो वो अपन समझ लेते हैं कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कैसे आएगा। एक सेकेंड रुको, n-1 d, है ना, 0 to 1, ठीक है। तो देखो फिर जब आप जैसे लेंथेनम पे आ रहे हो, है ना, तो लेंथेनम में d1 आ गया, है ना, 6s2 5d1। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो n-1 की वैल्यू 5 होगी। तो ये देखो ns2 फिर n-1d 0 to 1, है ना। तो आप लेंथेनम तक पहुंच गए, फिर आप पहुंचे सीरियम में क्योंकि ये एफ ब्लॉक का एटम है, राइट। तो यस सर। आप 4f को भरना चालू करोगे, ठीक है। आप वैसे अगर ढंग से देखोगे तो 6s के बाद एक्चुअल में 4f को ही पूरा भरा जा रहा है, बस एक इलेक्ट्रॉन को बीच में भर दिया गया है 5d में, है ना। बाकी तो वैसे 4f को ही भर रहे हैं ना पूरा, हाँ है ना। यस मतलब सर। जैसे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये देखो
ये देखो सीरियम के बाद 58 के बाद 59 उसको भी एफ ब्लॉक में रखा गया है, फिर 60 को भी एफ ब्लॉक में रखा गया है, 61 को भी। इसका मतलब क्या है कि F1, F2, F3, F4, फिर ये लगातार 14 एटम्स इन्होंने भरे हैं एफ ब्लॉक में ही, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। तो एक्सेप्शन क्या था? एक्सेप्शन बस ये था, मतलब ऑफबॉस रूल इन्होंने बेशक फॉलो किया है ना। बेरियम के बाद इन्होंने, बेरियम में 6s2 के बाद इन्होंने लगातार F में 14 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, ये तो इतना रूल तो इन्होंने फॉलो किया है। बस एक थोड़ा सा एक्सेप्शन ये हो गया कि इन्होंने D में एक इलेक्ट्रॉन बीच में भर दिया, ठीक है। Yes, sir. डाउट है। तो बस इतना याद रख लेना कि बीच में, हाँ एक मिनट में बताता हूँ, इतना याद रख लेना कि F ब्लॉक जब स्टार्ट होता है तो F ब्लॉक से पहले डी ब्लॉक के एक एक एटम दोनों ही पीरियड में आते हैं। ये लेंथेनम में भी है, फिर ये क्या बोलते हैं इसको, एक्टीनियम में भी है, ठीक है। Yes, sir. तो जब आप ये बात याद रखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रमान बोलो। सर फिर सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, मतलब 5d1 होगा क्या स्टार्टिंग हाँ में? 5d1 होगा, मतलब सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अब हम लिखेंगे 6s2 5d1। ये तो लेंथेनम का ही था। अब सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ पर है? एफ में, 4f में, राइट। 6s के बाद 4f भरता है तो 4f में आया, तो हम लिखेंगे 4f और 1, ठीक है। तो 1 का क्या मतलब है कि भाई ये जो एफ ब्लॉक है उसका ये पहला एटम है। एफ ब्लॉक में जितने भी 14 ग्रुप्स होते हैं वो पहले ग्रुप में है सीरियम, एग्रीड। यस Yes. तो ये देखो n की वैल्यू जैसे अगर 6 है तो ये उसी फॉर्मेट में आ गया ना फॉर्मूला, NS2 n-1 D1 और n-2 F1। तो ये जो रूल है ये इसी रूल को फॉलो कर रहा है Yes, sir. है ना। तो बस इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक, ये रूल तो हाँ हाँ सर, बोलो बट बोलो, ये रूल तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना क्यों? सर। मतलब वो जो है वो मतलब प्रिंसिपल वो तो सेटिस्फाई थोड़ी ना होगा उससे। The exception. वो एक इलेक्ट्रॉन का ही बस एक्सेप्शन आ रहा है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन का बस एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। बाकी तो उसके अलावा तो फॉलो हो रहा है पूरा, यस सर। है ना। एक डाउट है हाँ हाँ बताओ। सर, ऐसा हर एटम में होगा 57 के बाद वाले में 5d1? मतलब कैसा होगा एग्जैक्टली क्या सुनना चाह रहे हो तुम, वो बताओ। मतलब 5d1 आएगा उससे पहले, फिर 4f भरेगा हर बिल्कुल हर बिल्कुल, सब हर में, एलिमेंट। हाँ सब में। वो तो तुम क्या है, जैसे ये तुमको पीरियोडिक टेबल में पोजीशंस अगर थोड़ी थोड़ी याद है ना तो ये खुद ही लिख सकते हो तुम, है ना। जैसे मान लो कि आपको ये याद है कि भाई ये जैसे मान लो आपको इसका लिखना है ना, यूरेनियम का 92। तो अगर आपको ये याद है या पीरियोडिक टेबल आपको सामने दिख रही है तो ये तो अपन खुद बता सकते हैं ना कि भाई जो है रेड, क्या बोलते हैं इसको यार, फ्रांसी बेरियम रेडियम, है ना। तो रेडियम का Yes, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 7th पीरियड में आ रहा है, तो ये तो जाएगा 7s2, है ना। फिर एक कम कर दो तो 7s2 6d1, क्योंकि ये एक्टीनियम डी ब्लॉक में है, राइट। यस Yes, सर। sir. Yes, उसके sir. बाद नीचे आ जाओ तो ये यहाँ से एफ ब्लॉक चालू हो गया, तो यहाँ पे 61 था तो ये हो जाएगा 5f, 5f1, 5f2, 5f3। सर मतलब यही याद रखना है कि लेंथिनम और एक्टिनम में ही बस डी में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही याद रखना है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे खुद अपनी समझ से और अपने लॉजिक से लिख सकते हो, और वो उनको फॉलो करते हुए, है ना। ये चीज आपको Yes, मतलब sir. रटने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यस Yes, सर। sir. बस अपन को इतना सा ध्यान रखना है कि जो एफ ब्लॉक एटम्स हैं वो डी ब्लॉक का जो पहला ग्रुप होता है ना, उसके जस्ट Yes, sir. D1 और D2 के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इतनी एक लाइन याद रखो बस, तो आपको एफ ब्लॉक का फॉर्मूला लिखने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे स्टार लगा भी हुआ है, इसीलिए वो स्टार यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एफ ब्लॉक जो है वो चालू हो रहा है ना। तो जब आप पढ़ोगे तो ये स्टार को, दोनों स्टार को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना। चलो अब अपन वापस मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। बाकी ये जो डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें क्या क्या एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पर आते हैं, जब अपन एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे 12th में तो वहाँ पे इन डिटेल आएगा, है ना। तो अभी इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
ये वाला क्वेश्चन करके देखो सब लोग। सर कुछ लिखना नहीं था ना इतने में से, मैंने कुछ नहीं लिखा नहीं, जरूरत नहीं है लिखने की। इस चैप्टर में कुछ नहीं लिखना है। नहीं नहीं, अपन आगे लिखेंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी। ये जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं एक्चुअली उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, क्योंकि ये जो अपन चीजें पढ़ रहे हैं ये इन डिटेल आएगी ही वैसे भी जब आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वगैरह पढ़ोगे। ठीक है, यस जहाँ जहाँ पे लिखने की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे मैं बता दूंगा, आप लोग बस समझते जाओ अच्छे से। और कहीं पे अगर लिखने की रिक्वायरमेंट लग रही है तो उसको लिख लो, या मतलब बाद में लिख लेना, है ना। वैसे मेरे हिसाब से अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो। सर। एक मिनट। यस सर, देख लिया। सर हो समझ गया। में आ गया। यस सर। यस सर, आ गया। सवाल ये पूछ रहा है हो कि गया भाई सर। कौन कौन सेम ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो ये अपन ने कल पढ़ा था कि जो सेम ग्रुप में होता है उसमें क्या सेम होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बैलेंस हाँ, इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स सेम होते वैलेंसी हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देख लो भाई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक ए में, इसको मैं लिखते जाता हूँ, है ना, ए में एक है, फिर बी में 3s2 3p1, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बी में 3 है, सर ए बी में ए में भी 3 है। हाँ, वो मेरे को रियलाइज हो गया कि मैंने गलत लिखा है, ए में भी 3 है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो सेकेंड ऑर्बिट है। सी में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो थर्ड ऑर्बिट है, तो इसमें 2 और 3 5। फिर डी में भी 5, फिर ई में, सर 5 क्यों, यहाँ पे 7 होनी चाहिए ना? यस सर या सर 5 हो 7 होंगे मतलब। अच्छा 3p5 लिखा है, हाँ हाँ, मैंने इसको गलती से 3 पढ़ लिया था। और ई में 4s2, तो 2। तो सेम ग्रुप में कौन कौन आएंगे, ये दोनों सेम ग्रुप में रहेंगे, है ना, बस यही दोनों सेम ग्रुप में बस रहेंगे। ये था। कोई डाउट तो नहीं है सर इसमें बस किसी को। नहीं सर। सर सर बस पी या एस के इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं क्या कि मतलब अलग अलग होंगे, सेम होंगे? ई जैसे या कि एस के, P1। हाँ, यस सर, P1 एक मिनट रुको। मतलब किसी कोई से भी सबशेल के, सबशेल तुम कह रहे हो कि सबशेल देख के मतलब ही सिर्फ हम आउटर बता मोस्ट सकते होना हैं क्या। चाहिए, आउटर मोस्ट होना चाहिए लेकिन। आउटर तो मोस्ट शायद बता सकते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट सबशेल का तुम कह रहे हो ना। यस सर। आउटर मोस्ट सबशेल से हाँ बता सकते हो यार, बिल्कुल बता सकते हो। आउटर मोस्ट सर सबशेल तो से फिर भी अपन बता ने सकते ऐसे हो, क्यों लिखा ये A3 B3? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट से भी बता सकते हो। अपन ने पढ़ा एक्चुअली यही है ना कि आप नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो वो एटम सेम ग्रुप में बिलोंग करेंगे। स्टेटमेंट अपन ने कल याद कर रखा है। यस तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसलिए जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा है उसको फॉलो करते हुए अपन ने ये वैल्यूज लिखी है। ये बात सही है कि आप इससे भी बता सकते हो कि जो आउटर मोस्ट सबशेल आपको दिख रहा है उसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो सेम ग्रुप में आएंगे। मतलब वो एक एडिशनल या सपोर्टिंग फैक्टर है ना। मेन फैक्टर तो वो है, सिंपल रूल, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो और उसके हिसाब से देख लो, है ना। यस यस तो इतना बड़ा वो उतनी बड़ी वो बात है नहीं, तो उसको बस सिंपलीफाइड फॉर्म में वैसे याद रखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो और खत्म करो बात सर को। टेस्ट में नहीं आ रहा ना चैप्टर, क्या कह रहे हो, ये चैप्टर टेस्ट में नहीं आ रहा ना। ये चैप्टर टेस्ट में नहीं आ रहा क्या, क्या बात कर रहे हो शायद यार, देख मेरे को तो बताया था कि क्या बोलते हैं ये एटॉमिक आयनिक रेडियाई तक आ रहा है क्या। देखता हूँ। ये सर नहीं आ रहा शायद। पक्का बताओ। सर देख रहा हूँ बस एक सेकंड पीडीएफ। चलो अपन अभी पढ़ तो लेते हैं, तुम मेरे को बाद में बता देना, है ना। वो सर क्योंकि नहीं आ रहा। हो सकता है नहीं आ रहा हो, वो एक्चुअली वैसे पीओसी भी भी आ रहा है। पीओसी तक आ रहा है, हाँ मेरे को भी अभी याद है। वो एक्चुअली इसलिए अपन को खत्म करना है क्योंकि अभी क्लासेस मर्ज होने वाली है ना फिर अगले वीक से,
यस सर। सो आइडियल गैस भी नहीं आ रहा मतलब? गैसियस स्टेट, हाँ वो भी नहीं आ रहा। गैसियस स्टेट भी बिल्कुल नहीं आ रहा है क्या? नहीं। नहीं सर, सर सिर्फ नहीं आ रहा, PO बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं आ रहा तो, है ना? सर एक डाउट था मुझे। पूछो। तो मोल कंसेप्ट में लिखा है मोल 1 बेसिक्स, तो वो कौन सा है? वो जो अपन ने पढ़ा है वो पूरा मोल कॉन्सेप्ट ही है। नहीं, पर ब्रैकेट में अप टू मोल 1 बेसिक्स तक है। सर मोल जेई वन मेन बेस, वाले होंगे सारे। नहीं नहीं नहीं, जेई मेन वाले नहीं। मोल एक्चुअली दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, मोल 1 और मोल 2। तो मोल 2 उसको बोलते हैं जहाँ पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है ना? पर नहीं इक्विवेलेंट। पढ़ा ना वो। नहीं, तो वो अभी मोल 2 नहीं पढ़ा है। अभी जो तुमने मोल पढ़ा है वो मोल 1 ही है। यस सर। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए मोल पूरा 2 कब पढ़ते हैं? क्या कह रहे हो? मोल 2 कब पढ़ते हैं? मोल 2 पढ़ेंगे अभी 11th में कुछ दिनों बाद, है ना? यस। यस सर। तो चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक, है ना? तो कोई एटम कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में या कौन से ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है, ये आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के कैसे बताओगे? तो जैसे फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, जो ग्रुप नंबर है वो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जैसे 2 है तो इसका मतलब वो सेकेंड ग्रुप में होगा। अगर नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप में होगा। यस। इस बात से एग्री करते हो सब लोग? यस सर। यस जैसे सर। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो वो पहले ग्रुप में आता है ना? हाँ। यस मैग्नीशियम का 282, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2, तो वो दूसरे ग्रुप में आता है। तो एस ब्लॉक के लिए तो सिंपल है। ठीक है, फिर उन्होंने देखो पी ब्लॉक के लिए क्या कर रखा है। पी ब्लॉक में इन्होंने 10 जोड़ दिया है। तो ये 10 क्यों जोड़ा है? क्योंकि डी ब्लॉक के एटम्स बीच में जाते हैं, राइट? यस सर। जैसे देखो एग्जांपल देख लो, जैसे ये कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 6। ये आ रहा है यस सर। 14th ग्रुप में। तो अब इसके जैसे आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? एटॉमिक नंबर 6 मतलब 2,4, तो वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन्स आए। 4, है ना? यस सर। तो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये 4th ग्रुप में आना चाहिए था वैसे, लेकिन क्योंकि बीच में पी ब्लॉक के पहले बीच में डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स आ जाते हैं, तो इसीलिए पी ब्लॉक में अपन +10 ऐड कर देते हैं ग्रुप में, ग्रुप नंबर निकालने में। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। यस तो ऐसे लॉजिकली याद रखना, फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक याद सर करोगे। रोमन लेटर्स में लिखे रहते हैं, वो इसी के होते हैं क्या? बिना ऐड करे हुए पी ब्लॉक को हटा दे, डी ब्लॉक को हटा दें अगर तो? हाँ, वो इसी के लिखे हुए होते हैं। रोमन नंबर की इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है, इसको इग्नोर करो, है ना? मेन तो आपको ग्रुप नंबर से कंसर्न होना चाहिए, तो ग्रुप नंबर पे ध्यान दो। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर में? नो सर। नो सर। नो सर। फिर आगे देखो, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर सर इज इक्वल, एक डाउट है सर। हाँ, सर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 होते हैं ना? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 बेशक। यस सर। तो सर 8 कैसे आएंगे पी में? पी में तो 1 to 6 होता है ना? तुम क्या पूछ रहे हो, पी में क्या आएंगे? पी में सर 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं ना सर अपन? हाँ, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस सर। सर और मतलब पी पी के जानने के लिए सर +10 करते हैं, और सर नहीं 18 पर नहीं 17th ग्रुप भी आ रहा है। नहीं नहीं, तुम फॉर्मूले को तुमने गलत विजुलाइज कर लिया। फॉर्मूला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी सब शेल। जो तुम बात कर रहे हो दैट इज एक्चुअली नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी सब शेल 6। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो 8 हैं, यस जिसमें सर। से 2 एस में है और बाकी 6 पी में है। यस यस सर। सर। बात समझ में आ रही है? तो सर यस लास्ट सर। मतलब जो लास्ट आएगा ऑर्बिटल, उसका ही बताने हैं? मतलब थोड़ा सा और एग्जैक्टली बोलो, क्या पूछ रहे हो तुम? सर जैसे 4 मतलब 4 एस भरा है फिर पी भरा है, तो जो पी में आएंगे उसको ही ऐड करना है 14 उसमें? पी को ही 14 में ऐड करना है, मतलब जैसे ये जैसे कार्बन है, तुम पी और एस छोड़ो ना, तुम तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो ना। कार्बन का सर इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन टोटल? क्या आएगा, 2,4। तो वैलेंसी अच्छा हाँ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस एक्चुअली तुम लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, नॉट हाँ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सबशेल।
बात समझ में आ रही है ना? तुम लोग इसी डेफिनेशन को लेके कंफ्यूज हो रहे हो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ आ गया। है ना? तो यस सर। कार्बन के जो आगे। नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन p में होते हैं। समझ में आया बात? यस सर। यस सर। मतलब समझ में आई बात, है ना? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप तो इसको लॉजिकली याद रखो तो ज्यादा बेटर है, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है ना? डी ब्लॉक क्या कह रहा है? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल। ठीक है, तो n-1d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल। देखो अब इसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो जैसे इसकी वेनेडियम की, ध्यान से सुनना। तो वेनेडियम का होता है ग्रुप नंबर 5, ये तो चलो अपन को देख के समझ में आ रहा है। तो ये 5 एक्चुअली कैसे आया होगा? 2 + 3, सही बात है। हाँ अब 2 कैसे आएगा? Yes. तो भाई 2 तो ऐसे आएगा कि ये इसका वैलेंसी शेल है, 4th शेल, हाँ तो ये तो 4th शेल तो वैलेंसी शेल हो गया, है ना? तो ये हो गया 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर जैसे ही आप डी में आओगे तो अगर यहाँ पे s में 4 था तो डी में क्या आएगा? 3। 3 तो 3d1, 3d2, 3d3। तो आपने एक्चुअली क्या किया है, जो वैलेंसी ऑर्बिट है 4th ऑर्बिट, उसके आपने लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और हाँ इनर वाले ऑर्बिट के आपने लिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इन्होंने वही एक्सप्लेन किया है फॉर्मूला वाइज, है ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सब शेल कितने हैं? 3, हाँ है ना? 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल, तो वैलेंसी शेल में कितने हैं? 2। तो इस तरह से जो वेनेडियम है उसका ग्रुप नंबर कितना हो गया? 5। सर वैलेंसी शेल में तो दोनों के आएंगे ना, डी के भी इंक्लूड होंगे और एस के। नहीं अच्छा नहीं, नहीं वैलेंसी शेल होगा, तो भाई आउटर मोस्ट फोर्थ शेल वाले होता के है। होंगे। वैलेंसी शेल तो अच्छा nth शेल होता है, n-1 तो है, वो वैलेंसी शेल थोड़ी ना हुआ। हाँ सर, सॉरी सर। वैलेंसी शेल हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। ठीक है, यस सर आ गया। किसी और को कोई डाउट तो नहीं है इस फॉर्मूले में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d शेल का समझ नहीं आया थोड़ा। रुको मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर। देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन अपन ने कॉपी पेस्ट कर ली, और इस पे आप लोग वेनेडियम का हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं ना, एग्जांपल ऑफ वेनेडियम, राइट? तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो पोटेशियम, कैल्शियम, ये तो एस ब्लॉक हुआ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, राइट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो पोटेशियम का जो आता है ये पहला एटम है, एस ब्लॉक में है तो S1, और ये कौन सा पीरियड है? 3rd पीरियड, है ना? यस 1s2 2s2 2p6, नहीं 4th पीरियड है ये, 4s1। यस। ठीक है, तो पोटेशियम के लिए 4s1 आएगा, तो कैल्शियम के लिए 4s2 आएगा, है ना? अब आप पहुंच गए डी में, स्कैंडियम, और ये पहला एटम है डी ब्लॉक, डी के ग्रुप का, ये पहला मतलब ये पहला ग्रुप है डी का, तो इसलिए D1। और एस से आप डी की तरफ आए हो तो डी में एक नंबर कम हो जाता है, तो अगर यहाँ पर 4s है तो यहाँ पे 3d1, राइट? यस। तो इसको आप पूरी तरह ऐसे लिख सकते हो, 3d1 तो चलो आपको समझ में आ गया, इसको अगर हम पूरा लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 4s2 3d1, है ना? ऑफ कोर्स आगे भी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक, उनको अभी जरूरत नहीं है मेंशन करने की। टाइटेनियम का क्या हो जाएगा बताओ? 4s2 3d2। यस सर। वेनेडियम का क्या हो जाएगा? 4s2 3d3, है ना? पीछे भी ऑर्बिटल्स होंगे, राइट? इतना समझ में आया बाकी? यस। अब देखो ये लाइन क्या कह रही है कि फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वेनेडियम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका जो ग्रुप नंबर है, जो कि आपको पता है क्योंकि आपने पीरियोडिक टेबल में देख लिया है, ये 5th ग्रुप में आता है, तो अपना आंसर आना चाहिए 5। 5 आंसर कैसे आएगा? देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सब शेल, तो पहले n की वैल्यू पता करो क्या है। n क्या होता है हमेशा? वैलेंसी शेल, यस सर।
तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई जो वैलेंसी शेल है वो है 4th ऑर्बिट, क्योंकि वो ही सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है ना। 4th ऑर्बिट ही बाहर वाला है, क्योंकि 3rd ऑर्बिट तो 4th के अंदर होगा, राइट। सही है ना, ये बात सही कह रहा हूँ ना मैं कि 4th वैलेंसी शेल है वेनेडियम यस के लिए। सर। तो n की वैल्यू हो गई 4, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d मतलब 3d सब शेल। तो 3d में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वेनेडियम के लिए, 3। यस सर। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 3 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल। तो भाई वैलेंसी शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4th, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 वेनेडियम में। तो ये सेकंड फैक्टर क्या आ जाएगा, 2। सही है, यस सर। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। सही बात है ना। यस सर, Yes, आगे। ठीक है, बाकी अगेन अब मैं उस बात पे फिर से दोबारा स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट्स आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये आप लॉजिकली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई वेनेडियम से कोई आपका कोई अगर आपसे वेनेडियम का ग्रुप नंबर पूछ रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के इसका ग्रुप नंबर बता दो, है ना। इसके लिए आपको ये लाइन याद होने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि अगर आपको किसी एटम का एटॉमिक नंबर दिया है मतलब आप उसका ग्रुप नंबर बता सकते हो, yes, sir. यस सर। यस है ना। सर। उसके लिए आपको ये बात रटने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अपन ने जो ऑफ बॉस रूल सीखा है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है उसी से अपन हर चीज कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। सर ये अनलेस स्टेटमेंट के लिए तो वो लिखना पड़ेगा ना क्या लिखना पड़ेगा, सर, ये कॉन्फ़िगरेशन। मतलब तुम्हारा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा पूछो। सर मतलब ये स्टेटमेंट जो है इसके लिए भी तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट समझने के लिए तुम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, उसके बाद तुम इस स्टेटमेंट को समझ के स्टेटमेंट को याद रख रहे हो, फिर क्वेश्चन आएगा तो तुम इस स्टेटमेंट को अप्लाई करके ग्रुप नंबर निकालोगे। उससे बेहतर है लॉजिकली निकाल लो ना, लॉजिकली ज्यादा आसान है। Yes, sir. यस सर। बात समझ पा रहे हो ना मेरी। ऐसे अगर तुम रट के ग्रुप नंबर निकालोगे तो वो दिक्कत है कि तुम भूल जाओगे फॉर्मूला, क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस में करना है, फिर पी में 10 जोड़ना है, फिर डी में n-1 के जोड़ना है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना है। तो अगर आप ब्लाइंडली रटोगे तो आप फॉर्मूला भूल जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लॉजिकली याद रखो चीजें, तो बहुत आराम से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। Yes, sir. तो ये Yes, शीट में sir. स्टेटमेंट छपा हुआ है इसलिए मैंने समझा दिया, लेकिन मैं इसको रटने के लिए आपको इंसिस्ट नहीं करूंगा, है ना। बाकी अगर कोई रटना चाहे तो फिर वो उसकी इच्छा है। और एफ ब्लॉक के लिए अपन देख लेते हैं। तो एफ ब्लॉक के लिए देखो ऐसा कहा जाता है कि जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सब ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं, है ना। मतलब ऐसा है कि ग्रुप 3 यहाँ से लेंथेनम से चालू हो रहा है ना। हाँ सर। तो ग्रुप 3 ये है और उसके बाद ग्रुप 4 ये है ना। तो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के बीच में ये हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ऐसा कहा जाता है कि जितने भी एफ ब्लॉक हैं वो सब ग्रुप 3 में आ गए। यस सर। ठीक है, मतलब इस फॉर्म में याद रख लिया गया है। ऑफ कोर्स ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन कन्वीनियंस के तौर पे इसको ऐसे ही याद रख लिया गया है। ठीक है, मतलब रटने वाली यस सर। बात है। तो बस ये तो अपन को याद है कि भाई ये तो 3rd ग्रुप में आएंगे, तो इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं, है ना। इसको तो बस आप याद रख लेना, इस लाइन को। ठीक है, यस सर। बाकी फिर उन्होंने एक्सेप्शन वगैरह समझाए हैं वो जो कि सिंपल है, कि जैसे हीलियम बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक बट इट इज पोजीशन इन पी ब्लॉक, है ना। हीलियम ये थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि भाई हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 आता है। हाँ सर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है तो ये कायदे से एस ब्लॉक में जाना चाहिए, है ना। लेकिन प्रॉपर्टीज वाइज अगर आप देखोगे तो हीलियम एक नोबल गैस है, तो आप उसको एस ब्लॉक में नहीं रख सकते, तो उसको ग्रुप भी आपको इसका 2 होना चाहिए। हाँ, तो उसको आपको नोबल गैसेस के साथ रखना चाहिए, तो इसलिए इसको यहाँ पे नोबल गैसेस के साथ ही रखा गया। तो जो कहीं Yes, कहीं sir. पे एक्सेप्शंस है वहां पर उन्होंने एक्सेप्शंस को प्रॉपर कंसीडर करके उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जैसे Yes, हाइड्रोजन sir. हाइड्रोजन के लिए भी सेम बात एप्लीकेबल है कि भाई इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो
बाकी एल्कली मेटल्स के जैसी नहीं होती है, ठीक है। अब लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा है जो एल्कली मेटल्स के टाइप का दिखता है, इसलिए हाइड्रोजन को उस ग्रुप में रख दिया जाता है मजबूरन, Yes, ठीक है। sir. तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल को कुछ कुछ एक्सेप्शंस के साथ थोड़ा बहुत जुगाड़ करके और थोड़ा बहुत कन्वीनियंस देखते हुए डिजाइन किया गया है। बाकी आइसोटोप्स की अगर आप बात करोगे तो आइसोटोप्स में तो ऐसा है कि आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब इसमें एटम्स जमाए गए हैं, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे कार्बन है ना, एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो फिर सारे आइसोटोप्स उसी में आएंगे। जैसे ये Yes, मान लो, sir. जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, वो भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। उनको कहीं अलग से पोजीशनिंग पीरियोडिक टेबल में नहीं दी गई है। लॉजिकली बात Yes. समझ में आ रही है? सर तो एडवांटेज था इसका, मतलब फीचर था एक इस प्योरिटी वाला। हाँ, उसको फीचर के तौर पे बोल सकते हो, है ना। तो एक ये फैक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ऑफ कोर्स इसके लिए पीरियोडिक टेबल अपने को पता होना चाहिए। तो हाँ, ये क्वेश्चन है, इसको देखो। इस पे 2 मिनट सोचो कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो फिर तो सब कुछ बता सकते हैं ना अपन, कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है। यस। Yes. तो सोचो इसमें क्या किया जाए। मिनट्स। ये क्वेश्चन वगैरह लिख लेना एटलीस्ट कॉपी में, है ना। बताओ भाई क्या किया जाए इसमें। सर एक सेकंड। सर पीरियड तो पता चल गया, कौन सा है? 7। ठीक है, और सर अब वो ग्रुप निकाल रहा हूँ। देखो मैं इसको बता देता हूँ, है ना। देखो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। इस तरह का क्वेश्चन मेंस में आ जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो देसी तरीका, है ना। देसी तरीका क्या, आपको पता है कि भाई आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑफ-बॉस रूल देखा है, तो आपको ये पता है कि भाई कौन सा सब शेल कब भरा जाता है, तो बस उनको भरना चालू कर दो, है ना। पहले इसमें 1s, टाइम लग जाएगा तो। हाँ मतलब ये बेसिक तरीका है, ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा। मैं छोटा तरीका भी बताऊंगा कि आप पहले 1s को भरो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरो, फिर 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, सारे इलेक्ट्रॉन्स भरते जाओ और उनको लिखते जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इस अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत लंबा पड़ेगा, क्योंकि 112 इलेक्ट्रॉन को काउंट करना मतलब बहुत ही एक टीडियस टास्क है अपने आप में। इस बात से तो सब लोग एग्री करते हैं ना। Yes. Yes. यस सर। तो ये तो बड़ा देहाती तरीका हो जाएगा, ऐसे अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बेटर है कि एक सेकेंड, हाँ, बेटर ये है कि आप लोग क्या करो, ये नोबल गैसेस याद कर लो, जो कि याद करना बहुत ही है आसान। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनन और रेडॉन। तो देखो इनका एटॉमिक नंबर देखो 2, फिर 8, फिर और 2, पहले 2 है ना। फिर अपन ने 8 जोड़ दिया तो 10, फिर से अपन ने 8 जोड़ दिया तो 18, फिर अपन ने 18 जोड़ दिया तो 36, फिर अपन ने 18 जोड़ दिया तो 36, फिर अपन ने 32 जोड़ दिया तो 54, ठीक है। अब अपन ऐसा, और फिर से Yes, अपन ने 32 जोड़ा। अब अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ।
इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है, ये हाईली रिकमेंडेड है इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, अदरवाइज द क्वेश्चन विल बी टू लेंदी, राइट। तो देखो आप नोबल गैसेस पे फोकस करो। तो ये तो हम सबको याद है कि जो हीलियम है वो पहली नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, राइट। यस मैं इसको यहाँ अगले पेज पे बता देता हूँ। देखो हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ये है पहला पीरियड, ठीक है। फिर आप दूसरे पीरियड में आ जाओ। तो दूसरे पीरियड में कितने एटम्स होंगे बताओ? 8 एटम्स होते हैं ना? 10 हो यस गए। सर 8 होते हैं। Yes, अच्छा हाँ 8 8 8 दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दूसरे पीरियड में 8 एटम्स होंगे। यस सही कह रहा हूँ ना मैं? यस सर। यस सर तो ये देखो अगली जो नोबल गैस है उसका एटॉमिक नंबर होगा 10। 10 कैसे? 2 तो यहाँ पे चला गया था, फिर यहाँ पे 3 एटॉमिक नंबर से यहाँ पे चालू होगा, 3 से लेकर 8 एटम्स आएंगे। हाँ सर इसका एटॉमिक नंबर होगा 10वां। Yes. ये जो भी नोबल गैस होगी, है ना। अभी मैं नोबल गैस का नाम नहीं ले रहा, अपन को नाम से फर्क नहीं है, अपन को नंबर है मेन कंसर्न, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस फिर देखो, फिर अपन और नीचे आए। अब अपन को अगली नोबल गैस का देखना है, तो हम आए थर्ड पीरियड में, है ना। थर्ड पीरियड में अगेन अपन को ये याद है कि थर्ड पीरियड में फिर से 8 एटम्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा अपन को याद रखना पड़ेगा, ये सब बेसिक चीजें जो कि अपन को याद हो ही जाएगा क्योंकि अपन इतनी बार पीरियोडिक टेबल देख चुके होंगे, है ना। यस तो थर्ड पीरियड में फिर से 8 एटम्स होते हैं, तो यहाँ पर फिर से नंबर क्या आएगा? 18, क्योंकि 10 यस सर। फिर ये वाला एटम हाँ जो सर होगा ये आ गया। 11 और ये होगा 18, सही है। यस उसके बाद चौथे पीरियड में क्या होता है? एस के तो एटम्स होते ही हैं, फिर डी में भी 10 एटम्स स्टार्ट हो जाते हैं आना, याद है। यस सर। चौथे sir. पीरियड से डी सबशेल चालू होता है, ये बात आपको याद रखना है, जो कि ऑफ कोर्स याद हो ही जाएगी। तो बाकी एस और पी के जो 10 एटम्स हैं वो तो आएंगे ही, ध्यान से सुनना मेरी बात। 10 एटम्स बीच में और आ जाएंगे डी के। हाँ तो अगर थर्ड पीरियड में 8 एटम्स थे तो चौथे पीरियड में होने चाहिए 18 18 एटम्स। तो इसका Yes, मतलब sir. ये 18 था, तो यहाँ पे कितना आएगा? 18 + 18 36, यस सही है। यस सर यस सर, ये तो वही पैटर्न है ना, 2 8 8 18 18। हाँ हाँ बिल्कुल वही पैटर्न है। मैं उसको एकदम आपको पीरियोडिक टेबल के साथ साथ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आप दोनों चीजों को रिलेट कर पाओ, ठीक है। कि पीरियोडिक टेबल भी आपको याद हो जाए साथ में और आपको ये चीज भी याद हो जाए, है ना। तो इसलिए मैं पीरियोडिक टेबल की हेल्प से ये चीज आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ। तो देखो ये हो गया 36। इसके बाद यहाँ पे आओ नीचे। तो फिर से जब डी ब्लॉक के एटम्स आ गए हैं तो यहाँ पर भी डी ब्लॉक के 10 एटम्स थे, ऐसे 10 एटम यहाँ पर भी हैं फिफ्थ पीरियड में। यस सर। तो फिर से यहाँ पे 18 ऐड होगा। 36 के बाद 18 कितना? 54 54, 54। राइट। अब Yes. देखो जैसे आप 6th पीरियड में आते हो तो 6th पीरियड में क्या है? डी ब्लॉक के पहले एफ ब्लॉक के भी 14 एटम्स जाते हैं, यहाँ से एफ ब्लॉक भी चालू हो जाता है, राइट। यस ये मतलब ये थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे पहला एटम आएगा लेंथेनम और यहाँ पर आएंगे फिर एफ ब्लॉक के 14 एटम्स यहाँ बीच में, है ना। यहाँ पर बीच में एफ ब्लॉक के 14 एटम्स आएंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? या पीरियोडिक Yes, टेबल sir. जब ध्यान से देखोगे तो ये सब आपको वहां पे मिल जाएगा। तो जब अब 14 एटम्स और आ गए तो 18 तो पहले के थे ही, और 14 मतलब 32। तो इस पीरियड में 6th पीरियड में 32 एटम्स हैं, तो 32 कैसे? क्योंकि 18 तो पहले थे, अच्छा पहले हाँ के, 10 भी थे ओके। है ना। डी ब्लॉक में जितने थे उतने तो हैं ही ना, एक्स्ट्रा ये आ गए 14 एटम्स। तो 18 + 14 कितना? 32। तो Yes, sir. 54 + 32 कितना हो जाएगा? 86। 86 सही है। अब Yes. फिर Yes. से अगले मतलब जो 7th पीरियड है, पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड होते हैं अपनी। 7th पीरियड में फिर से कितने? 14 एटम्स होंगे। 14 बोल रहा हूँ, सॉरी, 32 एटम्स होंगे। Yes, हाँ, sir. तो Total 86 + 32 कितना होगा बताओ? 8 और 3 118. 11, तो 118, ठीक है। तो ये देखो आपको ये समझ में आ गया कि 118 जो है वो क्या है? वो नोबल गैस की पोजीशन है। मतलब 118वें नंबर पे एक नोबल गैस आती है ना। या तो
ये तो चलो मैंने एक आपको लॉजिकली डेरिवेशन बता दिया इन वैल्यूज का। अगर आपको क्वेश्चन और जल्दी करना है तो ये वैल्यूज को रट सकते हो, है ना। 2 में 8 जोड़ोगे तो 10, फिर से 8 जोड़ोगे तो 18, मतलब सिंपल है। 2 बार आपको 8 जोड़ना पड़ता है, फिर 2 बार आपको 18 जोड़ना पड़ता है, फिर 2 बार आपको 32 जोड़ना पड़ता है। पैटर्न समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, बहुत सिंपल है। 2 बार आपको 8 जोड़ना पड़ता है, 2 बार आपको 18 जोड़ना पड़ता है, और 2 बार आपको 32 जोड़ना पड़ता है, राइट। यस सर। और ये सब अपन क्यों कर रहे हैं, ये मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, ठीक है। यस सर। तो अपन को ये समझ में आ गया कि भाई 118 नंबर पे क्या है, नोबल गैस आती है। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 112। अब आना चालू करो पीछे। 118 इस तो आएगा 117, 116, मतलब मैं इसको यहाँ अलग पेज पे लिख देता हूँ। 118 तो नोबल गैस है, 117, 116, 112। तो देखो अब भाई पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं बताओ। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं ना। अच्छा, 6 ग्रुप्स इसलिए होते हैं क्योंकि पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स अपन भरते हैं, हाँ यस है ना। हर चीज मतलब बहुत लॉजिकल है। पी सब शेल में क्योंकि अपन 6 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग एक ग्रुप आ जाता है। तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। तो अगर ये पी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है, तो पी ब्लॉक का इस पीरियड का पहला ग्रुप कौन सा होगा, 113, हाँ है ना। 113 जो है वो पहला ग्रुप होगा, मतलब 113 सर। पे P1 आएगा, हाँ तभी तो 118 पे P6 आएगा। यस P6 सर। मतलब नोबल गैस, आ गया। है ना। हाँ, तो जब यहाँ पे जब P1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कहाँ पे गया, D10, 12th ग्रुप। D10 पे गया ये, D10, है यस ना। सर। डी ब्लॉक का 10वां ग्रुप। तो वैसे अगर ग्रुप नंबर पूछोगे तो 12 है, और D10 में ये आ रहा है। बाकी आप वो भी बता सकते हो पीरियड। तो पीरियड के लिए देखो, आपको ये तो याद है कि 118वां कौन से 7th पीरियड में आता है, यस सर। तो ये भी 7th पीरियड में आएगा, सर है ना। पीरियड बताना, तो बस, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। पीरियड बताना तो इजी था क्योंकि 118 एलिमेंट होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में। हाँ हाँ बिल्कुल, 118 होते हैं। पीरियड बताना इजी था, वो लॉजिकली कैसे बताना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। और ग्रुप भी आप बता सकते हो, है ना। ग्रुप में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये जो है ये 12th ग्रुप में आएगा क्योंकि D10 आ रहा है। यस 10 सर। डी के पहले S के 2 ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। और जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना। तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपन इतना बड़ा पूरा तो लिखेंगे नहीं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको अपन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, नोबल गैस ले लो, और नोबल गैस के बाद के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप इंडिकेट कर दो, राइट। तो नोबल गैस कौन सी ब्लॉक है, की भी इंडिकेट करने पड़ेंगे। एफ ब्लॉक के, हाँ कर दो ना इंडिकेट, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ एफ ब्लॉक के भी इंडिकेट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो सर लेकिन अभी तो बड़ा ही होगा ना फिर, क्या बड़ा होगा, तो मतलब लेंदी जाएगा ना फिर। नहीं लेंदी इसलिए नहीं जाएगा ना क्योंकि आप 86 वाली नोबल गैस को लिख दो ना। देखो हीलियम, अच्छा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, Rn, ठीक है। तो Rn ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपन बात कर रहे हैं। Rn तो अपन ने एज इट इज लिख दिया, यस सर। है ना। तो 86 इलेक्ट्रॉन्स तो इसी में कंज्यूम हो गए Rn में, ठीक है। बस अब इसके आगे लिखना चालू कर दो। तो भाई Rn किस में आ रहा था, 6th पीरियड में। हाँ यस तो सर। इसका मतलब अब जो आप लिखोगे वो आप 7th पीरियड के साथ लिखोगे, है ना। 7s1 तो 7s2, है ना। 88 2 लिखा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, डायरेक्ट। क्योंकि अपन को तो इसका लिखना है ना, जो अच्छा हाँ, इलेक्ट्रॉनिक लिखना है। ओके ओके, 112वें एटम का लिखना है अपन को, है ना। हाँ समझ गया यस सर। 112वां एटम जो है वो एक्चुअली D10 में आ रहा है। तो बस अब आप देखो लॉजिकली कैसे लिख सकते हो। 7th पीरियड में हम एंटर कर गए हैं, जो ये वाला जो एटम है 7th पीरियड का पार्ट है, तो 7s2, ठीक है। हाँ 7s2 के बाद उसके बाद आप इसके लिख लो, क्या बोलते हैं, F के लिख लो 14, ठीक है। तो F में 2 कम होता है। सर, पर उससे पहले अपन को एक वो डी ब्लॉक का भी लिखना पड़ेगा ना, जिसमें एक भरता है सिर्फ। नहीं तो अब देखो ऐसा तो अपन लिखेंगे नहीं,
कि 7s2 के बाद तुम लिख दो 6d1, क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन आता है डी ब्लॉक में, फिर बाकी f के 14 होते हैं, तो हाँ तुम लिखोगे 5f14, है ना। फिर से हाँ d के कितने बच रहे हैं अब? 9, क्योंकि अच्छा एक तो तुम हाँ पहले लिख चुके हो, तो 9 अब बच रहे हैं। तो जो तुम कहना चाह रहे हो संकेत, वो तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि हमें ऐसे लिखना चाहिए 6d1 फिर बचे हुए d के 9। हाँ तो ऐसे ये मतलब इस तरह से लिखा नहीं जाता, ये आपने एक ही सबशेल को 2 बार लिख दिया है, तो ऐसा ठीक नहीं है किया जाता। इसको कंबाइन करके ये 9 को आप यहीं पे लिख दो अंदर। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये हो जाएगा 6d10 और 5f14। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें लॉजिकली लिख सकते हैं। उसके लिए आप ये नोबल गैसेस जो है इनको याद कर लेना, है ना। मतलब ये अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो खैर ये याद हो ही जाएगी, तो ऐसे अभी कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई? यस तो इस चैप्टर में जितना भी खेल है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाता है ना। और चलो ये क्वेश्चन हो गया। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, ये तो इनकी पोजीशन बस देख लो। पता है इसके सर, जो 10th इनको में लेके, पढ़ा। हाँ 10th में पढ़ा था, इनको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अपन जब ब्लॉक्स डिस्कस करेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक ब्रीफ लेवल पे मैं बता देता हूँ। जो एस ब्लॉक के एटम्स हैं वो जनरली मेटेलिक होते हैं, डी ब्लॉक के भी मेटेलिक ही होते हैं, है ना। कॉपर देख सकते हो आप, कॉपर, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वगैरह, ये सब जनरली मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। पी ब्लॉक के जनरली नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, है ना। ये कहीं कहीं पे मेटल्स होते हैं, ये बीच में मेटेलॉइड्स होते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। बाकी ये जो एंड में है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो कोने में है अपर राइट कॉर्नर, ये सब होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो अभी बस इतनी बात सुन के छोड़ सकते हो मेटल्स और मेटेलॉइड्स को। फिर डायगोनल रिलेशन भी हम देख लेते हैं, फिर ये वाला टॉपिक हम कल देख लेंगे, है ना। अच्छा, मैं एक बात बीच में बोलना भूल गया कि क्योंकि गैसियस स्टेट अभी आ नहीं रहा है, तो अपन उसके क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट वीक अपन उसके डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कंस्टेंट हो रहा है, सिलेबस अपन को मिलाना है, ठीक है। यस सर। तो देखो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या कहा जाता है। डायगोनल रिलेशनशिप में देखो ऐसे कहा गया है, सिंपल सी चीज़ है ये, इसको मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऊपर से नीचे देखो, साइज जो है वो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वो अपन अभी पढ़ेंगे भी आगे। साइज जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो तो क्या होता है बताओ, पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज। इंक्रीजेस। इंक्रीज होता है, राइट। और जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो बताओ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू पीरियोडिक राइट टेबल का। पीरियोडिक टेबल में जब अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो साइज क्या होता है? सर कम होता होगा सर, क्योंकि कम हाँ होता सर होगा शायद। नहीं भाई, कम होता है, मतलब ये तो याद होना चाहिए ना, 10th सर में याद पढ़ाते नहीं हैं। सर। यस हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, अपन अभी दोबारा भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लो कि तुमने 10th में पढ़ा है इसलिए तुम्हें याद है ना। तो देखो, जैसे जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल लिथियम और मैग्नीशियम की, है ना। तो लिथियम की पोजीशन कहाँ पर है? हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, मतलब 1s2 2s1, है ना। तो यस सर। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s मतलब 1s2 2s1 है। इसका मतलब ये पहले ग्रुप में आएगा, सेकेंड पीरियड में, सेकेंड यस पीरियड सर। n इज इक्वल टू 2 और फर्स्ट ग्रुप, राइट। और इसकी हम तुलना करें अगर मैग्नीशियम से,
तो मैग्नीशियम आता है थर्ड पीरियड में, और कौन से ग्रुप में? सेकेंड ग्रुप में, राइट। तो ये है ग्रुप 1 है ना, ये ग्रुप 1 है और ये है ग्रुप 2। अब डायगोनल रिलेशनशिप देखो कैसे कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि कई कई बार, मतलब कहीं कहीं पे ये पैटर्न पाया गया है कि डायगोनल एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है या जो बिहेवियर है वो काफी चीजों में सेम होता है, हर चीज में नहीं लेकिन काफी चीजों में सेम होता है। तो उसका ये तो चलो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि एटम्स जो है उनकी डायगोनल प्रॉपर्टीज काफी जगह पे सेम पाई गई। अब उनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया उस पर ध्यान दो। तो लॉजिकली देखो, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि काफी चीजों में लिथियम और मैग्नीशियम का जो बिहेवियर है वो सेम है। वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज क्या है उनको भी अभी अपन देखेंगे आगे। तो इसका क्या रीजन होगा? तो इस बात को ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि इनका पहली चीज तो जो साइज है वो सिमिलर है ना, लगभग इनका साइज सेम है। साइज सेम क्यों है? कि देखो आप लिथियम से नीचे आए तो एटम का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जब जाते हो तो साइज बढ़ता है। तो लिथियम एटम का साइज ये है, तो उसके नीचे वाले एटम का साइज और बड़ा होगा, है ना। फिर जब आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो तो साइज कम होता है। तो इसका साइज अगर बड़ा है तो पड़ोसी का साइज थोड़ा छोटा होगा। तो इन दोनों का जो साइज है वो सिमिलर टाइप का है। पहला रीजन, पहली सिमिलैरिटी, साइज वाली सिमिलैरिटी समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो साइज वाली सिमिलैरिटी के कारण क्या होता है, इनका जो बिहेवियर है वो काफी चीजों में सेम हो जाता है ना। अब देखो इस बात को अपन पढ़ते हैं उसमें से, एक सेकेंड। सर वो हट गई। तो देखो अब इसको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सम एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ये सिर्फ ये जो सिमिलैरिटी है वो सेकेंड ग्रुप में, सॉरी सेकेंड पीरियड के एटम्स में और थर्ड पीरियड के एटम्स में पाई जाती है, और किसी पीरियड में ये सिमिलैरिटी नहीं पाई जाती, पहली इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। और वो इन पर्टिकुलर एटम्स में पाई जाती है, इन्होंने स्पेसिफिकली बना दिया है आपके सामने, है ना। ये देखो एरो इंडिकेट कर रहा है लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के सिमिलर है काफी चीजों में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के, और बोरॉन जो है वो सिलिकॉन के। तो ये आपको डायगोनल दिख रहा है तो इसलिए इसको डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है, राइट। अब देखो यस यस सर। सर। ये तो चलो डायग्रामेटिकली आपको देख के समझ में आ रहा है कि डायगोनल रिलेशनशिप है। अब देखो इसका रीजन इन्होंने बताया, अराइजेज बिकॉज ऑफ, कारण, ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप। डिसेंडिंग मतलब एक ग्रुप में जब आप नीचे जाते हो साइज बढ़ता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, है ना। जैसे लिथियम से सोडियम तक जाओगे तो सोडियम का साइज लिथियम से ज्यादा होगा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ जाओगे साइज हो जाएगा कम। तो दस ऑन मूविंग डायगनली साइज रिमेन्स नियरली सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगनल मूवमेंट पे साइज लगभग सेम रहेगा। सही बात है। यस सर। तो ये देखो इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यूज बताई है कि जैसे लिथियम का जो रेडियस है वो इतना है 1.23 एंगस्ट्रॉम, तो मैग्नीशियम का 1.36 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कंपेरेबल वैल्यूज हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं वैल्यूज में। तो एक तो ये रीजन बताया जाता है डायगोनल रिलेशनशिप का, है ना, साइज सिमिलर, है ना, साइज जो है वो लगभग सिमिलर है। फिर it is sometimes suggested that diagonal relationship arises because of diagonal similarity in electron negativity values। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू है वो भी लगभग इन एटम्स की सेम है। जैसे इन्होंने वैल्यू बताई है, लिथियम की अगर 1 होती है तो मैग्नीशियम की होती है 1.2, है ना। तो लगभग सेम टाइप की वैल्यूज है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये पूछ रहे हो यस क्या? सर। देखो यस सर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो अपन इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे, है ना। वो इन्होंने खैर यूज अभी कर लिया है इस वर्ड को, लेकिन इसको आगे पढ़ाया जाएगा तो मैं वहां पे डेफिनेशन लिखवा दूंगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, इसको अगर आप वर्ड पे फोकस करो तो इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद को नेगेटिव करना, उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर करके खुद को पॉजिटिव कर लेना, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी या शॉर्ट में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है। जैसे यस जैसे हम HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना,
ये एग्जैक्टली बीच में नहीं रहेगा बॉन्ड के, क्योंकि ये दोनों एटम्स क्या हैं, डिफरेंट है ना। यस तो ये जो है ये किसी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये किसी एक एटम की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा। तो वो किसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा वो हम कैसे डिसाइड करें, वो हम डिसाइड करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज से। ये शायद मैंने जब ऑक्सीडेशन नंबर समझाया था तब भी ये चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, यस है ना। तो वहां पे मैंने सेम एक्सप्लेनेशन दिया था, सेम बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हम ये कहेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक्चुअल में क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा, है ना। हाँ मैं आयुष बताता हूँ, एक मिनट। तो हम कहते हैं कि भाई क्लोरीन पे जो है वो नेगेटिव नेचर ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए तो हम कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन पे पॉजिटिव नेचर ज्यादा है। तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन, या फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन खींच के खुद को नेगेटिव बनाने की एबिलिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के खुद को नेगेटिव कर लेना, उस इस चीज की एबिलिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की मैंने स्पेलिंग थोड़ा गलत दिख दिया है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड हेंस मेकिंग सेल्फ, मतलब खुद को क्या बोलते हैं, सेल्फ ही बोलेंगे ना, मेकिंग सेल्फ नेगेटिव, यस है ना। मतलब ये मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखवाया, किताब में आपको इस तरह से नहीं लिखी जाएगी डेफिनेशन। जब किताबी डेफिनेशन लिखेंगे अपन तो उस टाइम पे मैं समझा दूंगा। अभी आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच के खुद को नेगेटिव कर लेना, ठीक है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है चंद्रमा? यस तो बाकी आयुष जो पूछ रहा है कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैसे पता करते हैं, वो यार अभी जब अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं उसमें समझा दूंगा डिटेल में। अभी फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो जो आपको 10th क्लास में याद करवाया भी गया था, अगर आपको याद हो तो, कि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, पहली चीज। ये बात तो याद होगी सबको, है ना। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, और जब टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है ना। तभी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है ना। फ्लोरीन यस इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो भी टॉप राइट कॉर्नर में एटम्स आएंगे उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि राइट साइड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और टॉप साइड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो भी जितने भी एटम्स टॉप राइट में आएंगे उन सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। लॉजिकल यस है ना। बाकी अब ऐसा होता क्यों है ये अपन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ेंगे तो उसमें अपन देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रख सकते हो। इनर्ट गैसेस की एग्जैक्ट जीरो होती है, हाँ इनर्ट गैसेस की जीरो कही जाती है, वो तो रिएक्टिव ही नहीं होते बिल्कुल भी, है ना, नोबल गैसेस। तो देखो एक तो ये रीजन है ना। सर एक देखो डाउट है। एक मिनट रुको, मैं एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक टेबल में एटम्स की वो जनरली दो बेसिस पे आइडेंटिफाई की जाती है। अक्रॉस द पीरियड अगर आप मूव कर रहे हो तो कौन सी प्रॉपर्टी मेन होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये बात हो सकता है आपको 10वीं में भी बताई गई होगी। ज्यादातर Yes. चीजें जो हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से डिसाइड होती हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब बेसिस रहता है आगे की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का अक्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हो तो कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है? साइज। मेटालिक। साइज के बेसिस पे अपन एक्सप्लेन करते हैं सारी प्रॉपर्टी। इट कैन बी मेटालिक नेचर, इट कैन बी नॉन मेटालिक नेचर, इट कैन बी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। वो अभी जब अपन आगे ये प्रॉपर्टीज देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक मिनट रुको, मैं किस पॉइंट पे था? हाँ, तो यहाँ पर देखो, इसलिए इन्होंने दोनों फैक्टर से एक्सप्लेन किया है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसमें इन्होंने साइज से भी समझाया है कि साइज में भी सिमिलैरिटी होती है, और इसलिए इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझाया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। तो ये दो रीजन तो हैं डायगोनल रिलेशनशिप के। फिर तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन इन्होंने बताया है चार्ज टू साइज रेशियो इनका सेम होता है ना। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम shows a diagonal relationship. In this case, sizes are not so close, but charge to ionic radius ratio is nearly similar, है ना। चार्ज टू आयनिक रेडियस रेशियो क्या होता है ये इन्होंने यहाँ पे बताया, चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। चार्ज टू रेडियस रेशियो, है ना। तो ये तीसरा सपोर्टिंग रीजन है जो डायगोनल रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, एटम्स का चार्ज टू साइज रेशियो सेम होना। इसको आप दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, और थोड़ा सा अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है, चार्ज डेंसिटी, ठीक है भाई। अगर किसी एटम का रेडियस बड़ा हो जाए और उसका चार्ज भी उस पर बढ़ जाए तो चार्ज टू रेडियस रेशियो फिर सेम हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? यस सर। है ना। तो देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जो है जैसे इन्होंने बेरिलियम और एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया है, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम, राइट। आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ही ली बी मतलब 1s2 2s2, तो ये सेकेंड ग्रुप में आएगा, है ना। और एल्यूमिनियम का आप लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो ये 13th ग्रुप में आएगा एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम जो है वो 13 ग्रुप में आएगा, ठीक है। तो अब देखो इनमें डायगोनल रिलेशनशिप कैसे आ रहा है। तो इनका ये कहना है कि भाई बेरिलियम का जो चार्ज टू साइज रेशियो है, मतलब ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है जिसके कारण डायगोनल रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया जाता है। चार्ज टू रेडियस का रेशियो, जिसको आप दूसरी लैंग्वेज में चार्ज डेंसिटी से भी समझ सकते हो, है ना। चार्ज डेंसिटी, है ना। इसको देखो ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई अगर एल्यूमिनियम का रेडियस बड़ा है तो इस पर चार्ज भी तो ज्यादा है ना। मतलब जैसे बेरिलियम को अगर आपको आयोनाइज करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हटाओगे इससे? वैलेंसी शेल के, जब एटम आयन बनता है तो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन ही हटते हैं, राइट। यस सर, हटते हैं आते हैं ऐसे होता है। हाँ, मतलब वैलेंसी, जैसे अपन को अभी कैटायन बनाना है, जो मेटल है वो तो कैटायन बनेगा, वो एनायन तो बनेगा नहीं, है ना। मेटल अगर कैटायन बनेगा sir. मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो Yes, sir. देखो, अगर आपको बेरिलियम को कैटायन बनाना है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो इस पे चार्ज आएगा +2। एल्यूमिनियम के 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस पे चार्ज आएगा +3। तो अब बात यह है कि जैसे एल्यूमिनियम पे अगर चार्ज ज्यादा आ रहा है बेरिलियम की तुलना में, तो एल्यूमिनियम का फिर रेडियस भी ज्यादा है बेरिलियम से। मतलब ये दोनों वैल्यूज इस तरह से एडजस्ट हो जाती हैं कि चार्ज टू रेडियस रेशियो इन दोनों का सेम आता है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि पर यूनिट एरिया चार्ज सेम है ना। जैसे मान लो कि ये अगर छोटा एटम है तो इस पे चार्ज भी कम है, और ये अगर बड़ा एटम है तो इस पे चार्ज भी फिर ज्यादा है। तो डेंसिटी वाइज अगर आप देखोगे तो सिचुएशन सेम टाइप की हो जाती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है डायग्रामेटिकली क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
बात Yes, समझ sir. में आ रही है? मतलब उस तरह की बात है कि भाई जैसे जैसे मैं खाना कम खा रहा हूँ तो मेरी भूख भी कम है, तो मैं स्टेबल हूँ। और अगर कोई ज्यादा खाना खा रहा है तो उसकी भूख भी ज्यादा है ना भाई, उसका पेट बड़ा है, तो वो ज्यादा खाना खा रहा है तो वो Yes, उतने sir. में स्टेबल है। तो वो अपने हिसाब से स्टेबल है अपनी सिचुएशन में, मैं अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन में स्टेबल हूँ। तो इसलिए हम दोनों का जो बिहेवियर है या जो हम दोनों की रिएक्टिविटी है वो सेम है। उस तरह की बात यहाँ पे की गई है, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज टू रेडियस रेशियो। ठीक है, तो ये 3 Sir, फैक्टर्स हैं। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई डायगोनल रिलेशनशिप किन किन फैक्टर्स के कारण अराइज हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हैं, तो हम बताएंगे कि भाई वो 3 कारणों के कारण हो सकता है। डायगनली चार्ज में सिमिलैरिटी, सॉरी डायगनली साइज में सिमिलैरिटी आ रही हो, या फिर डायगनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज में सिमिलैरिटी आ रही हो, या फिर डायगनली उनके चार्ज टू रेडियस रेशियो में सिमिलैरिटी आ रही हो। ये 3 पॉसिबल रीजंस होते हैं। ठीक है, और किन किन एटम्स में होता है तो वो तो आप यहाँ से याद कर लेना, ये डायग्राम याद रखना उसके लिए, है ना। हाँ, अब पूछो चंद्रपान, बोलो। सर चार्ज टू आयनिक रेडियस से रिएक्टिविटी बताते हैं। चार्ज टू आयनिक रेडियस रिएक्टिविटी बताती नहीं है। देखो एक्सपेरिमेंटली जो है वो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो प्रॉपर्टीज है वो काफी हद तक सिमिलर पाई गई। तो अब ये तो चलो समझ में आ गया कि भाई बेरिलियम और एल्यूमिनियम में जो है प्रॉपर्टीज सेम है काफी, तो डायगोनल रिलेशनशिप इनमें है। तो फिर नेक्स्ट मुद्दा ये उठता है कि क्यों है, अब उसका रीजन क्या दें। तो अब इन्होंने देखा कि भाई साइज जो है, साइज से हम रीजन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पाया गया कि भाई साइज तो उतना क्लोज है नहीं, आर नॉट सो क्लोज। ठीक है, तो साइज वाला फिर फैक्टर यहाँ पे नहीं दे सकते, तो फिर उन्होंने देखा कि यार देखते हैं कोई दूसरी सिमिलैरिटी है क्या। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि भाई इनका चार्ज टू आयनिक रेडियस रेशियो नियरली सेम आ रहा है। तो इसके लिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए इन्होंने ये वाला रीजन टिका दिया, है ना। मतलब कुल मिला के वो तो सेटिस्फाई करने की बात है ग्राहक को। ठीक है, Yes, मतलब sir. मतलब तुम समझ पा रहे हो है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कुछ इस तरह की बात कह रहा हूँ कि जैसे आप दुकान में गए, तो हो सकता है क्योंकि आपको लाल कलर पसंद है तो उसने बोल दिया कि लाल कलर आप पे बहुत अच्छा सूट करेगा, तो आपने इसलिए लाल कलर की शर्ट परचेज कर ली। कोई दूसरा ग्राहक है, उसके लिए हो सकता है कि सस्ती टी शर्ट उसके लिए प्रायोरिटी हो। तो दुकानदार ने ये बोला आपसे कि भाई ये जो लाल कलर की टी शर्ट है ये 200 की है, जो काली वाली है वो 500 की है। तो आपको क्योंकि कम वाली शर्ट पसंद कर ली थी, इसलिए आपने 200 रुपए देख के लाल वाली शर्ट पसंद कर ली। ठीक है, तो सिनेरियोज दोनों सेम है, दोनों में आउटपुट सेम आ रहा है। मतलब वो जो दुकानदार था उसने एक कस्टमर को उसी चीज के लिए दूसरा लॉजिक टिका दिया और दूसरे कस्टमर को दूसरा लॉजिक टिका दिया। तो सेम चीज साइंटिस्ट ने मतलब यहाँ पे की है थियोरिटिकली, है ना। बात समझ में आ रही है तुम्हें? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो बस मतलब मोर और लेस कंक्लूजन ये है कि अब ये याद रखने वाली बातें हैं, है ना। तो जो जहां जहां पे जितना अपन समझ सकते थे वो मैंने समझा दिया है। बाकी आयुष क्या पूछ रहे कि सर ये बाकी पीरियड के लिए रिलेशनशिप क्यों नहीं होता। बाकी यार उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता होगा, है ना। बाकी पीरियड जैसे तुम कह रहे हो कि जैसे तुम कह रहे हो डी ब्लॉक में, मतलब ये इत्तेफाक की बात है कि देखो लिथियम और मैग्नीशियम में साइज सिमिलर हो गया, इसलिए इनका बिहेवियर सिमिलर है। फिर कहीं कहीं पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर आ रही है। अब जैसे जो तुम बाकी के एटम्स देखोगे तो उसमें साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा होगा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा, उसमें चार्ज टू रेडियस रेशियो में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा होगा। तो कोई भी लॉजिकली एक भी पॉइंट अपन को ऐसा नहीं मिल पा रहा होगा कि जिसके बेसिस पे अपन कह सके कि हाँ भाई ये सिमिलर है, और एक्चुअल में भी उनका बिहेवियर सिमिलर नहीं होगा, है ना। तो इसलिए उन पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। मतलब देखो ऐसा है कि पहले चीज आपको पता चलती है, उसको उसको उसका एक्सपेरिमेंटेशन करके फिर आप उसका लॉजिक डिसाइड करते हो। मतलब तुम्हें कहानी समझ में आ रही है? उल्टा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हमको लॉजिक पता है और फिर लॉजिक के बेसिस पे हम एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, है ना। अपने पास ऑब्जर्वेशन पहले जाता है और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लॉजिक बनाया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसलिए इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। समझ में आ गया आयुष? ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक को लेकर ज्यादा भावुक नहीं होने का। आपको जो जो समझ में आ रहा है उतना समझ लो, फिर जो जो रटने वाली चीज है उसको एज इट इज रट लो।
क्योंकि काफी सारी चीजें आपकी सोच के परे हैं, है ना, दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ इमेजिनेशन, राइट। तो चलो इस विचार के साथ अब अपन कक्षा को समाप्त करते हैं, काफी टाइम हो गया है। गैसियस स्टेट का डिस्कशन फिर अपन अगले वीक कर लेंगे, है ना। और कल एक और क्लास रख लेंगे, तो अपन ये जो बचा हुआ है इसको कल अपन निपटा लेंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स। सर अगले वीक भी आप ही पढ़ाओगे? यार ये तो मेरे को अभी पता नहीं है, मतलब अभी तक इसको इस बारे में बताया नहीं गया है, तो जो भी पढ़ाएगा पढ़ लेना यार, है ना। ठीक है, तो अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और क्या कह रहा था मैं, वो क्लास का मेरे को बता देना टाइम वगैरह, वो जो आधे घंटे की क्लास अपन को लेना था, है ना। अपने अपने व्यूज, अपने अपने विचार व्यक्त कर देना ग्रुप पे, फिर अपन देख लेंगे कितने बजे लेना है, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। गुड बाय टिल देन, वेलकम एवरीवन इन एडवांस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।